हेलो। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी का एक और मॉक टेस्ट, ठीक है। और अगर आपको इन मॉक टेस्टों की पीडीएफ चाहिए तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि एचपी पटवारी की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है, ठीक है। तो एचपी पटवारी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑफर लाए हम। वो ये है कि एचपी पटवारी का फुल कोर्स आपका 499 में, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड वालों की कंडीशन इसमें साइंस नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। तो आप देख लेना, अभी जो आप ग्रुप में जुड़े गए तो वहाँ पे अभी आपकी गूगल मीट पे एक क्लास ऐसे चल रही है, मतलब तो आप उसको देख सकते हो। और अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो आपको जो फुल कोर्स कराया जाएगा इसमें हिंदी, मैथ, आपका इंग्लिश और आपका जीके, फिर आपका जो भी बचा है कि हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जीके, आपका ये सारा करवाया जाएगा, ठीक है। और मैथ बिल्कुल आपका शॉर्ट ट्रिक पे कराया जाएगा। और इंग्लिश आपके जो इंग्लिश होगी पूरे रूल के हिसाब से चले करवाई जाएगी, जैसे आपके आर्टिकल के होते हैं उसके पूरे रूल सिस्टम के हिसाब से आपको जो वो करवाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बोलता कि काठ का उल्लू होना, ठीक है। काठ का उल्लू होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आपने बताना है कि काठ का उल्लू होना ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है। निर्जीव, मूर्ख या गुणवान या सरल। तो वैसे तो काठ का उल्लू जो है इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका क्या, बड़ा मूर्ख होना। क्या, बड़ा मूर्ख होना। और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है मूर्ख। तो काठ का उल्लू होना मूर्ख आदमी होना, ठीक है। जो मूर्ख है, जो बड़ा मूर्ख बंदा है उसको बोलते हैं हम काठ का उल्लू होना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है। अंधेरी नगरी का अर्थ बताना आपने, ठीक है। अन्याय की जगह है, या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता हो वो है, या जहाँ छोटे बड़े का ध्यान ना रखा जाता हो वह है, या इनमें से कोई नहीं। तो अंधेरी नगरी होना, अंधेरी नगरी होने का अर्थ है जहाँ पर जो है वो अन्याय अन्याय होता हो, जहाँ पर अन्याय होता हो उसको बोलते हैं हम अंधेरी नगरी होना, अन्याय की जगह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द कौन सा आपका वो आपने बताना है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मतलब कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका तत्सम, एक होगा आपका तद्भव, एक होगा आपका देशज, और एक होगा आपका क्या, विदेशज। ये जो आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। तो देश शब्द आपने इसमें पहचानना है। अजीब देशज है, किताब देशज है, कबाड़ या पैमाना। तो जो आपका देश शब्द है यहाँ पे वो है आपका क्या, कबाड़। कबाड़ जो आपका वो क्या है, देश शब्द है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम क्या होगा। कृत्रिम का विलोम शब्द बताना अपना, ठीक है। इसका स्वनिर्मित होगा, प्राकृतिक होगा, स्वाभाविक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कृत्रिम का विलोम शब्द होगा, जैसे कृत्रिम, कृत्रिम क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल या मैन मेड, या मैन मेड जो चीज़ें होती है वो होती है हमारी क्या, कृत्रिम। और प्राकृतिक जो नेचुरल होती है, प्रकृति से उगती है, ठीक है, वो होती है हमारी प्राकृतिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो आपने बताना बहुब्रीहि समास किस में है। त्रिभुज में है, दशानन में है, लाभ हानि में है, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में कौन सा समास है आपका, आप बताओ हमें कि त्रिभुज में जो आपका समास है वो कौन सा समास है। तो त्रिभुज में जो आपका समास है वो है द्विगु समास। क्या, द्विगु समास। इस समास की पहचान कैसे करोगे आप। एक तो होगा ये संख्यावाचक, ये सबको पता है इसकी पहचान। एक तो ये समास जो है वो ये होगा संख्यावाचक, और दूसरा ये जो समास है ये बनाएगा क्या, समूह बनाएगा, समूह बनाएगा। त्रिभुज जो आपका द्विगु समास है, एक तो ये संख्यावाचक होगा, दूसरा ये समूह बनाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, समूह बना रहा है ना, समाहार बना रहा है 3 भुजाओं का समूह, तो उसको बोलेंगे हम क्या, त्रिभुज। उसके बाद चलते हम लाभ हानि। लाभ हानि में कौन सा समास है। लाभ हानि में जो है वो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। और इसके दोनों पद जो है वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद वो क्या होंगे,
प्रधान होंगे, ठीक है, दोनों पद इसके प्रधान होंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो द्वंद्व समास का आपको ये हो गई डेफिनेशन कि इसके दोनों पद जो है वो क्या होंगे, प्रधान होंगे। और दशानन, दशानन में कौन सा समास है, दशानन, दशानन में अब कौन सा समास होगा ये बताना आपने, ये देखना है। त्रिभुज में जैसे द्विगु समास है उसमें संख्या आ रही है। और दशानन, दशानन 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला कौन था, रावण, रावण जो था आपका 10 सिरों वाला था, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे हम, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जो वो इसके लिए यूज करेंगे। दशानन क्या होता है, 10 सिरों वाला, और 10 सिरों वाला सिर्फ एक था, वो कौन था, रावण। तो किसी शब्द में, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है हमारा, वो दशानन में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपकी चौमास, चौमास में समास कौन सा है, चौमास, ठीक है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु होगा, द्वंद्व होगा या कर्मधारय। कर्मधारय में पहला पद जो होता है वो क्या होता है, विशेषण, ठीक है, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा या क्या होगा, विशेष्य या प्रधान होगा, ठीक है, ये होता है आपका कर्मधारय में। द्विगु समास का आपको डेफिनेशन अभी बता दी मैंने कि संख्यावाचक होगा या फिर क्या होगा आपका मतलब संख्यावाचक होगा या किसी का समूह बनाएगा, ठीक है, संख्यावाचक भी होना चाहिए और समूह भी बनाना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तो वो होता है द्विगु समास। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसके दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, द्वंद्व समास बोलेंगे। तो चौमास क्या है, चौमासा क्या है, चौमासा आपका 4 महीनों का समूह, तो वो क्या होगा आपका द्विगु, द्विगु समास, ठीक है, एक तो संख्यावाचक है और दूसरा ये समूह भी बना रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th आपका कि उड्डयन का संधि विच्छेद करना अपना, उड्डयन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संधि कौन सी, उड्डयन। तो उड्डयन जो आपकी, ये जो आपकी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि उड्डयन कौन सी संधि है, तो ये आपकी व्यंजन संधि। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उड्डयन होगा, उत्तजम डयन हो गया, उत्तजम अयन हो गया, उड्डयन होगा। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा उत्तजम क्या डयन, उत्तजम डयन, आयन नहीं होगा इसमें, ठीक है, आयन नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसका जो आपका ड है ये त में बदल गया और जो आपका ड है ये ऐसे रहेगा इसमें। तो ये जो हलांत में लगेगा, याद रखना, जब उत्त बनाओगे इसका तो आप हलांत लगाओगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दिया आपको, हाँ इसका आंसर ये जो आपका उत्तजमा डैन ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यण संधि का संबंध किससे होता है, आपने इसमें बताना कि यण संबंधी का संबंध किससे है। यण संधि स्वर से है, व्यंजन से है, या विसर्ग से है, या आपकी दीर्घ संधि से है। तो यण संधि किस में आती है आपकी, स्वर में आती है, व्यंजन में आती है, विसर्ग में आती है, दीर्घ। तो पहले आपको एक बात बता दूं, दीर्घ जो है ये भी जो है वो आपकी किस में आती है, स्वर संधि में आते हैं। किस में आते हैं, स्वर संधि में। तो पूछा कि यण संधि का संबंध किससे है, तो यण संधि का संबंध जो है वो स्वर से है, ठीक है, स्वर संधि में आता है यण, स्वर संधि में आएगा आपका क्या, यण आएगा, ठीक है, यण जो आता है आपका वो स्वर संधि में आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद, संधि कौन सी है, ये है आपकी विसर्ग संधि। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संधि कौन सी है, ये आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। तो मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद करना आपने, तो ये जो आपका ये तो होगा नहीं, मनोयोग भी नहीं होगा, मन योग भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिसमें विसर्ग होगी वो होगा क्या, मनः जमा योग। इसमें जो क्या हुआ, जो ये वाली ओ की मात्रा है ये आपकी विसर्गों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, मनः जमा योग। इसमें जो ये विसर्ग की मात्रा है वो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी ओ जो है वो विसर्ग की मात्रा में चेंज हो जाएगा। और यहाँ विसर्ग जब इसका संधि विच्छेद आपको शब्द बनाएंगे इसके संधि विच्छेद का, तो ये मात्रा जो है ओ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है, मना जमा योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता है कि जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए क्या होता है, बुभुक्षित होगा, बुभुक्षा होगा, अभिक्षा होगा, मुमूर्षा। मुमूर्षा होता है क्या, मुमूर्षा होता है मरने की इच्छा, मरने की इच्छा होगा क्या, मुमूर्षा, ठीक है, मुमूर्षा होगा आपका मरने की इच्छा।
और बुभुक्षा होती है आपकी खाने की इच्छा, खाने की इच्छा। अब 2 बच गए, इनमें से आपका जो सही आंसर है वो होगा, जो अत्यधिक भूखा उसके लिए क्या शब्द यूज होगा, उसके लिए होगा आपका बुभुक्षित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा, अत्युक्ति। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग होगा, अत्युक्ति में उपसर्ग बताना आपने। तो अति भी है, अधि भी है, त भी है, ति भी है, कौन सा होगा उपसर्ग अत्युक्ति में। तो अत्युक्ति में जो उपसर्ग होगा आपका वो अपना सही आंसर करना है। ठीक है। तो आप तब तक अपना आंसर टिक कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो अत्युक्ति में जो स्वर्ग आपका उपसर्ग होता है वो होता है अति। ठीक है। अत्युक्ति में उपसर्ग होता है आपका अति, और इसका संधि विच्छेद होगा अतिजमा उक्ति। ठीक है। अतिजमा उक्ति जो इसमें संधि विच्छेद होगा। तो इसमें आपने ये पहचाना है कि संधि कौन सी है, ये संधि आपकी यण संधि। यण संधि में क्या होता है आपके, जैसे य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हो गए, जो भी अंतस्थ व्यंजन हो गए उसके आगे जो होगा वो आधा व्यंजन लगा होगा। ठीक है। वो पहचान होती है, ट्रिक है यण संधि की। ठीक है। तो ये आपका य आ गया, ये आ गया आपके अंतस्थ व्यंजन और इसके पहले आधा व्यंजन है, तो ये यण संधि है। और आप इसमें उपसर्ग जो यूज़ हुआ है वो हुआ है अति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुर शब्द का चयन करना आपने। ठीक है। तो इसमें सुर शब्द कौन सा है, उपयुक्त होगा, सारे उपयुक्त आपने सही आंसर करना है इसका। तो कौन सा होगा इसका सुर शब्द, तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा सेकंड वन, उपयुक्त। ठीक है। ये जो आर है इसको, ये जो र है इसको हम यह से पहले पढ़ते हैं, तो उपयुक्त ये आपका सही शब्द होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि अशुद्ध शब्द कौन सा इसमें। तो अशुद्ध शब्द का इसमें जो आपने जो बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा, आविष्कार अशुद्ध है, या पर्यावसन, या अक्षहिणी, या रासायनिक। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है आपका वो है रासायनिक। रासायनिक कैसे लिखते हैं, रासायनिक लिखते हैं, रासायनिक थोड़ी लिखते हैं, रासायनिक लिखते हैं। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा हो गया, रासायनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तद्भव शब्द का चयन करना आपने। तद्भव, तो वानर होगा, भ्रमर होगा, पवन होगा, या बंदर, कौन सा होगा तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द जो आपका वो होगा आपका बंदर। ठीक है। उत्पत्ति या रचना के आधार पर आपको मैंने बता दिया शब्द के 4 भेद हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा शब्द इसमें देशज है। देशज कौन होता है, जो देशी भाषा से आए हुए शब्द आपके होते हैं। ठीक है। देशी भाषा, लोकल लैंग्वेज से आए हुए शब्द होते हैं आपके, देशी भाषा से आए शब्द, उनको बोलते हैं हम क्या, देशज। ठीक है। तो अजीब होगा देशज, किताब होगा, कबाड़ होगा, या पैमाना होगा। तो देशी शब्द जो आपका कबाड़ होगा। ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।